Hello everyone, welcome to another lecture of Concept Talk series of easy classes for IAS, Judiciary and Law. तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, जिस विषय पे हम आप लोगों से बात करने आए हैं, तो सबसे पहले किसी चीज़ को अगर क्राइम बनाना है या ऑफेंस बनाना है तो उसके लिए कई सारे महत्वपूर्ण और आवश्यक रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कहा जाता है, जिनके मिलने से एन एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस और क्राइम। जनरली, if any of the constituent elements of crime is missing, then that particular act is not considered a crime. I am saying generally, not every time. So constituent elements of crime can be discussed like there are four essential elements of crime, such as first is human being, second is mens rea, third is actus reus, fourth is injury. These are four components which are required to make any act as an offense or crime. ये चार चीजें मौजूद होंगी तभी हम कहेंगे ये एक पर्टिकुलर चीज क्राइम बन रही है। अब देखेंगे उसमें कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है, इसी पे सारी चर्चा आज की हमारी है। तो लास्ट क्लास, जो लास्ट सीरीज आई थी हमारी कॉन्सेप्ट टॉक की, उसमें हमने जाना था कि क्राइम एंड ऑफेंस में डिफरेंस क्या होता है, किस चीज को क्राइम कहा जाए, किस चीज को ऑफेंस कहा जाए, या हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्रक्स हमने निकाला था that with the evolution of the criminal jurisprudence, with the passage of the time, the difference between the crime and offense has been diluted, and crime and offense now can be changed interchangeably. So that's why I have put constituent elements of crime. Please don't be confused that सर ने offense कहा फिर crime कहा, तो ये difficulty क्यों आ रही है? Both are same thing for you now. For more understanding, you can watch previous lecture. So to make something a crime, there are four constituent elements: human being, mens rea, actus reus and injury. But the question is, आप ऑफेंस या क्राइम कह किसे रहे हो, उसका कैसे पता लगेगा? द क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई which act is an offense or not. What is the test? टेस्ट क्या है किसी भी चीज को एक्ट ऑफेंस या क्राइम बनाने के लिए? द टेस्ट इज, वो हम समझ चुके हैं, द टेस्ट इज पनिशमेंट. द टेस्ट इज पनिशमेंट. इफ वी अटैच punishment with any of the act, that becomes an offense as per the definition given under IPC, CRPC or now BNS and BNSS. तो कोई भी एक्ट जिसके साथ पनिशमेंट अटैच हो गई वो ऑफेंस बन गया, और ऑफेंस के ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं. बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट सर, हाउ डू वी आइडेंटिफाई which act to be made punishable and which act not to be made punishable? ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि सर इस एक्ट को पनिश किया जाए, इस एक्ट को पनिश ना किया जाए? हाउ वी डिसाइड दैट? हमें ये तो समझ आ गया कि अगर किसी भी एक्ट के साथ, किसी भी कार्य कृत्य के साथ अगर पनिशमेंट अटैच हो गई है तो वो एक ऑफेंस बन जाएगा. बट ये कैसे डिसाइड करें कि पनिशमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ लगानी है या नहीं लगानी, या जिसके साथ लगानी है वो क्यों लगानी है और कैसे लगानी है? तो हाउ विल यू डिसाइड दैट विच एक्ट टू बी मेड पनिशेबल और नॉट?
The question can be answered by a simple logic. We can understand the intention of the legislature. लेजिस्लेचर जिस चीज को पनिशेबल कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है. दैट मीन्स इफ एनी एक्ट affects the society at a large, affects the society at large, that can be possibly be regarded as punishable. कोई भी अगर एक्ट है जो कि पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है एट अ लार्ज, सोसाइटी एट अ लार्ज, तो डेट इज द टेस्ट टू मेक एन act as an offense and attachment of punishment with that particular act. But please don't be confused if I am saying society at large. अगर मैं society at large की बात कर रहा हूं तो please don't be confused कि मैं society at large, population at large की बात कर रहा हूं. I am not saying it. मैं ये कह रहा हूं कि किस चीज को ऑफेंस बनाया जाए जिसके साथ पनिशमेंट लगे. पनिशमेंट कैसे लगाया जाए, किस एक्ट को पनिशेबल बना जाए ना बना जाए, कैसे देखा जाए कि अगर कोई एक्ट है वो सोसाइटी को अगर एट अ लार्ज अफेक्ट कर रहा है तो उसे ऑफेंस बना दिया जाए. सोसाइटी एट लार्ज का मतलब यहां पे पॉपुलेशन से नहीं है. नो, सोसाइटी एट लार्ज मीन्स टेंडेंसी ऑफ दैट एक्ट विच इज अफेक्टिंग द सोसाइटी. टेंडेंसी, हमें उस एक्ट की टेंडेंसी देखनी है कि वो कितना सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है या आने वाले टाइम में कितना इफेक्ट कर सकता है. उसी बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि एक पर्टिकुलर एक्ट के साथ पनिशमेंट लगाई जाए या ना लगाई जाए. उसका मैं अभी आपको सरल सा उदाहरण पेश करूंगा. फॉर एन एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन एक्ट्स विच आर कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड डेट those acts are committed against the society. अगर कोई एक्ट एक इंडिविजुअल के प्रति हो रहा है, उस एक्ट को भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वो सोसाइटी एट अ लार्ज के साथ हो रहा है. तो सोसाइटी एट लार्ज का मतलब यहां ज्यादा पॉपुलेशन से नहीं है बट टेंडेंसी से है. उस एक्ट की टेंडेंसी क्या है कि वो धीरे धीरे या कितने लोगों पे कैसा इफेक्ट डालेगा, उसका यह मतलब है. इसका सरल सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं. ट्रिपल तलाक, 3 तलाक. ट्रिपल तलाक that is attempted and committed against an individual person, against the Muslim women. तो इसमें सोसाइटी एट लार्ज कहाँ इफेक्ट हुई अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो? इंडिविजुअल के प्रति हुआ, इन्होंने किया, ये ए हैं, ये बी हैं, बी ने ए के बनाम किया, बट उससे हो क्या रहा है? दैट पर्टिकुलर विमेन विल लीड टू द डेस्टिट्यूशन एंड वेग्रेंसी. अगर ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स होते रहे, ए ने बी को किया, फिर और किया और किया, सीरीज में चलते रहे, दैट विल क्रिएट chaos in the society and the position of the women will get deteriorated with the passage of the time. So the law bestowed its mind upon it. Legislature bestowed up its mind upon it and made it punishable. Like the homosexuality. Homosexuality को आप पहले क्राइम कंसीडर कर रहे थे, फिर आपने कहा नो इट इज नॉट अ क्राइम, वी शुड डिक्रिमिनलाइज इट, तो आपने वो किया. तो सोसाइटी एट लार्ज का मतलब टेंडेंसी से है एक्ट के, पॉपुलेशन से कोई इसका लेना देना नहीं है. वी विल सी हाउ दैट एक्ट स्लोली एंड स्टीडीली और ग्रेजुअली affect the whole society in which we are living. So the criteria to determine or to make an act punishable or not depends upon whether that act is affecting the society at large or not, and that is the meaning of the society at large. I hope आप मेरे चीजों को समझ पा रहे हैं. दूसरी चीज मैं इसमें बताना चाहता हूं कि यहां एक शब्द यूज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट.
कॉन्स्टिट्यूएंट एक शब्द यहां यूज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट शब्द से क्या अर्थ है? कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं इसे रब कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट से यहां क्या अर्थ है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जिन चीजों के फंडामेंटल चीज हैं जो क्राइम को बना रही हैं, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू कंसीडर समथिंग एज एन ऑफेंस और क्राइम, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उस चीज को कंसोलिडेट करके बना रही हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, सेकंड इज मेंस रिया, थर्ड इज एक्टस रियस, फोर्थ इज इंजरी। नाउ प्लीज कम another aspect, human being. Why they have written human being, और कोई पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आई, सिर्फ हमने ह्यूमन बीइंग क्यों लिखा? बिकॉज इफ यू सी केयरफुली ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, ह्यूमन बीइंग तो एक एसेंशियल एलिमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, अगर इसके अलावा अगर आप बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पे नजर रखेंगे तो आप पाएंगे मेंस रिया, एक्टस रियस, इंजरी। Now please relate human being with these type of constituent elements. Only human being can act, only human being can think. You need a medium to do certain thing, and who will do that? Human being. Human being is a medium to do such type of an act. That's why they have written human being. Now next question arises. Who can act? Who can all act? ह्यूमन बीइंग के अलावा और कौन कौन एक्ट कर सकता है? वाई वी हैव जस्ट मेंशन ह्यूमन बीइंग, नॉट लिविंग बीइंग? लेट्स से एग्जांपल, लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग मीन्स ऑल द थिंग्स विच आर लिविंग, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। Why I am not considering animals as an important constituent element of a crime? मैं living being में लिख के animals को include क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ human being को क्यों कर रहा है हमने? Because with the passage of the time we have seen that the essential element, the basic difference between humans and animals is mind, conscience. अब ये क्या शब्द है सर? दिस इज अ प्रोसेस विच टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही क्या है, गलत क्या है, इट इज विद द ह्यूमन बींग्स एंड नॉट विद द एनिमल्स। तो कॉन्शियंस allow us to decide what is wrong and what is right for us, that will provide us to control our mind, but this feature is not within the animals. अब हाथी की जिंदगी का गोल तो क्या ही होगा? हाथी की जिंदगी का गोल, हाथी फॉरेस्ट में ही रहेगा ना। बट वी हैव कॉन्शियंस, विद दैट कॉन्शियंस वी हैव डेवलप्ड आवरसेल्फ। हम विलेजेस से अर्बन एरियाज में आए, अर्बन एरियाज से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गए, तो हमने डेवलपमेंट करी। हाथी आज भी जंगल में ही है। Why? Because they lack this conscience. Earlier, what used to happen during the 7th or 8th century, that we used to punish the animals also. सांप ने मुझे काट लिया तो सांप को पकड़ के लाओ, उसे भी पनिश करो। फिर हमें धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जब हमें कॉन्शियंस आई, जब हमारा दिमाग थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो हमें समझ आया कि इट इज द नेचर ऑफ द एनिमल्स। वो उनका नेचर है, वो उनकी हैबिटेट है। तो वी कैन नॉट पनिश एन एलिफेंट कि उन्होंने आपको किक क्यों किया। वी कैन नॉट पनिश लायन कि वो सब, लायन तो ऐसे रोज ही मर्डर कर रहे हैं जंगलों में, अगर देखा जाए, अगर उनको पनिशेबल बनाना चाहोगे तो लायन तो रोज ही किसी ना किसी का मर्डर कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस कॉन्शियस is missing in animals. So we have not included in the living being
as animals. We have not included animals in the living being, and we have chose what human being instead of animals. आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी. तो एक चीज यहां पे समझ आई कि एनिमल्स को क्यों नहीं रखा गया. एनिमल्स भी एक्ट कर सकते हैं. एनिमल्स को इसलिए नहीं रखा गया इस चीज में बिकॉज एनिमल्स लैक व्हाट कॉन्शियस. सोचने समझने की शक्ति. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. और क्या हो सकता है. हु कैन ऑल एक्ट. और कौन एक्ट कर सकता है. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन्स. व्हाई वी हैव नॉट मेंशन मशीन्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड ओनली ह्यूमन बीइंग. बिकॉज machines are artificial. AI artificial. They do not have their own brain. They do not have their own mind. They operate upon the same process which the humans has commanded over them. So they operate as per the process which the humans has assigned to them. So there is a lack of mens rea here also. Lack of mens rea here also. For an example, ये फैन है. फैन इज अ मशीन है ना. रॉकेट्स हैं. रॉकेट्स अपने आप लॉन्च हो गए. तो कैन यू से डेट, कैन यू पनिश रॉकेट्स और लॉन्चर रखे रखे कि भाई तुमने क्राइम किया है, तुम्हें हम पनिश करेंगे. पंखा नीचे गिर जाए, पंखे को हम पनिश करेंगे. नो. यहां भी क्या हो रहा है. एक्ट हो रहा है. एक्ट है. इंजरी है जिस पे गिर रहा है. करने वाला मीडियम है. क्या मिसिंग है. मेंस रिया नहीं है. मेंस रिया, दैट इज द गिल्टी माइंड, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अटमोस्ट पाइवोटल एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट टू मेक समथिंग एज अ क्राइम और एन ऑफेंस. द मोमेंट जब ये मशीन्स ये अपना दिमाग डेवलप कर लेंगी, दे विल कम एंड स्टैंड सिमिलर टू अस. अभी ये मशीन्स क्यों हैं. बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन अस, है ना. या हम उन पे डिपेंडेंट हैं. हमने इतना इंस्टॉल कर दिया उनमें भर भर के. द मोमेंट जब ये मशीन अपना खुद का कॉन्शियस डेवलप कर लेंगी, वो आपके और मेरे साथ आके खड़ी हो जाएंगी. That's why we are not including AI or machines as a constituent element of crime. Now what next? Next is act of God also. You can say act of God भी होता है sir. What is act of God? What is act of God? आप act of God कहते किसे हो. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, थंडरस्टॉर्म आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, एंड ड्यू टू दोज पर्टिकुलर एक्ट्स, ड्यू टू सच फिनोमेना, देयर इज सम हार्म. यू आर सेइंग दिस इज एक्ट ऑफ गॉड. तो हु इज गॉड. किसी ने भगवान को देखा नहीं है. तो वी आर कंसिडरिंग द नेचुरल फोर्सेज एज एन एक्ट ऑफ गॉड. हम एक्ट ऑफ गॉड किसे कह रहे हैं. द नेचुरल फोर्सेस. नेचुरल फोर्सेस, वी आर कंसिडरिंग नेचुरल फोर्सेस एज एक्ट ऑफ गॉड. हाँ, अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए अर्थक्वेक आने से या फ्लड आने से या रेनफॉल आने से, यू कैन पनिश अ पर्सन. नेग्लिजेंस के लिए आप लाइबल कर सकते हो उसे. बट अगर आप कहो कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, कहाँ है, किसने देखा. किसने देखा. है ही नहीं. मेंस रिया ही नहीं है. इंटेंशन ही नहीं है. अब एक्ट ऑफ गॉड ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ सुनामी आएगी तो मैं सिर्फ मनुष्यों को ही सफाया करूंगा, जानवरों का नहीं करूंगा. नो. एक्ट ऑफ गॉड, द नेचुरल फोर्सेस आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन अस एंड एनिमल्स. आप जिसे लाइबल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि वो बिल्डर था, वो तो खुद कहेगा मैं खुद दबा पड़ा हूं बिल्डिंग के नीचे. तो हियर what is missing. Mens rea.
Nobody has seen the goat. So act of God is also not to be included as one of the constituent elements of a crime. I hope ये बात आपको अभी तक समझ आई होगी. Now the next contention here is Section 11 of IPC. Section 11 IPC provides the definition of a person. And if you read IPC or BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, you would not find anywhere, आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी ऑफेंस की डेफिनेशन में ह्यूमन बीइंग लिखा हो. ह्यूमन बीइंग कहीं नहीं लिखा पूरी आईपीसी में, बट एक दो लाइफ में लिखा है that the life of a human being, death में लिखा है death of a human being, that's it. But whenever they are defining any offense, they are not using the word human being. Either they are using person or they are using whoever. Getting it or not? So the person is defined under section 11. Person is defined under section 11, which provides that cabin, company, association, body of person, incorporated or not. बट यहां तो कहीं भी लिखा ही नहीं ह्यूमन बीइंग. तो सर हर ऑफेंस के लिए हम ह्यूमन बीइंग को कैसे पनिशेबल कर रहे हैं? अगर डेफिनेशन में ह्यूमन बीइंग है ही नहीं कहीं भी आईपीसी में, तो हम ह्यूमन बीइंग को कैसे पनिशेबल कर रहे हैं कि आपने मर्डर कर दिया, आप चलो जेल में, बट ह्यूमन बीइंग तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग एक्ट कर रहा है. If you see carefully the definition of section 11, which provides the definition of person, they have used a word includes. Includes. Person includes this. What does it mean? What it signifies? Includes. देखो बेयर एक्ट पढ़ने की भी अपनी एक कला है, एक आर्ट है ना. अंग्रेजी आना एक अलग चीज है, बेयर एक्ट को पढ़ना और उसमें अपने आप को महारत हासिल करवानी एक अलग चीज है, कंप्लीटली डिफरेंट. इंक्लूड्स मीन्स दिस डेफिनेशन विच प्रोवाइड्स पर्सन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. अब सर ये क्या होता है? जब भी आप कोई डेफिनेशनल क्लोज पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहता है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. इंक्लूसिव का मीन्स होता है, इंक्लूड्स का मीनिंग होता है दैट दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. नॉट एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का मतलब देयर इज अ स्कोप. When the context requires, you can add a suitable definition or a suitable word in that particular definition. तो अगर कहीं definition में includes लिखा है, so you can add any suitable thing which is required for this purpose when the context requires. Exhaustive का मतलब होता है it is complete. अब इसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते. लॉ ने अपने आप को एक चीज दे दी जो कि अपने आप में पूर्ण है, आप उसमें और कुछ ऐड कर ही नहीं सकते, वो अपने आप में पूर्ण है. इंक्लूसिव मीन्स इट इज नॉट कंप्लीट एंड व्हेन एंड देन रिक्वायर्ड, व्हेन द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स यू, यू कैन ऐड और ओप्ट ए सुटेबल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इट. तो इंक्लूड्स में हमने डाला ह्यूमन बीइंग. That's why we are punishing human being under IPC, irrespective of the fact that human being is not defined or not used in any of the definitional clause, any of the offense. That's why
human being as a constituent element of a crime. Now another one more thing, sir, can we punish company? Can we punish a company for a crime? Can we punish a company for a crime, for an offense? Yes. But how? Because company is a artificial person and you are a natural person. कंपनी को कैसे कॉर्पोरियल पनिशमेंट दी जाएगी सर? अब एक बिल्डिंग है, आप उनको कैसे पनिश करोगे? तो there are numerous Supreme Court judgments in which the Honorable Supreme Court has reiterated that companies cannot be punished with the corporeal punishments. And there is also a theory, alter ego theory. You can use it. So human being can also be used inclusively with the definition of person. So human being लिखने से अच्छा we can use persons as a important and constituent element of a crime. आई होप आपको ये फर्स्ट एलिमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम है वो समझ आया होगा कि हम ह्यूमन बीइंग क्यों लिखते हैं और बाकी चीज जो हमने डिस्कस करी वो क्यों नहीं लिखते. ऐसे ही लॉ की जानकारी के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू.